हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की इन डिटेल्ड वीडियोस। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पार्ट। जो प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए थे, हमारे FW टेलर ने दिए थे। उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए, क्या टेक्निक्स दिए, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले हमने पढ़े थे हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, जिनको आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से या फिर ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे हमारे FW टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हमें बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आज पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो हमें किसने दिए थे, FW टेलर ने। तो देखो क्या बोला गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट is a new thinking. Scientific management is a new thinking on management propounded by FW टेलर। सो क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पर्सन थे, FW टेलर थे, जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इन डिटेल काम किया था। बहुत सालों तक इनका एक्सपीरियंस रहा है मैनेजमेंट का, एंड इन्होंने अपने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा उसके बेसिस पर इन्होंने एक बहुत ही नए तरीके की थिंकिंग लेकर आए ये ऑन मैनेजमेंट। तो इन्होंने सिखाया कि किस तरीके से हमें मॉडर्न तरीके से, नए तरीके से मैनेजमेंट करनी चाहिए, एंड पुराने जो तरीके हैं अब हमें उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखी, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो 1911 में आई थी हमारे पास, जिस बुक का नाम भी था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसका कवर आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस क्रिएटेड रिपल्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इनकी जो ये किताब थी, इसका जो था बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ था मैनेजमेंट में, एंड इनके इस बुक के पब्लिश होने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करना स्टार्ट किया था। देखते हैं इन्होंने हमें क्या बोला है। सो देखो, अकॉर्डिंग टू FW टेलर, हम समझना चाहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो FW टेलर ने क्या बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है। अकॉर्डिंग टू FW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest manner। क्या बोला गया है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हैं। नोइंग व्हाट यू वांट योर मेन टू डू, हमें सबसे पहले बहुत डिटेल में, छोटी से छोटी डिटेल के साथ ये पता होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं सबसे बेस्ट तरीके से करें और सबसे सस्ते तरीके से करें। फुल ऑन एफिशिएंसी एंड फुल ऑन इफेक्टिवनेस के ऊपर इन्होंने जो है फोकस किया हुआ है कि सबसे सस्ते से सस्ते तरीके से काम करना है, जल्दी से जल्दी करना है, और एक सबसे बेस्ट मेथड ढूंढना है काम करने का, उसी से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस हिट एंड ट्रायल करते रहो, जो अच्छा लगा उससे काम कर दिया, जैसे दिल किया कर दिया, ऐसा नहीं करना। डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या करवाना है अपने एम्प्लॉय से, और फिर देखो कि वो उसी तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से काम को करे। ही बिलीव्ड इन ब्रेकिंग अप ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो भी टोटल ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो भी टोटल काम करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया हमने तो ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है, हम बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 1 2 3 4 क्या क्या काम करने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। फाइंडिंग आउट, और फिर हम ढूंढेंगे हाउ इट कुड बी डन इन लीस्ट टाइम विद इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले अपने पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 क्या क्या हमें करना है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और हर एक पार्ट को, हर एक काम को सबसे कम टाइम में, सबसे कम कॉस्ट पे, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हर एक पर्टिकुलर पार्ट को हमें करना है। ये बोला गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंडर। किसने बोला? FW टेलर ने। तो FW टेलर ने क्या बोला कि आप अपनी पुरानी सोच छोड़ दो, पुरानी थिंकिंग को छोड़ दो, नई थिंकिंग लेकर आओ, नए तरीके से काम करो, एंड हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, हर पार्ट को अपने साइंटिफिकली बहुत अच्छे मेथड से करो, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम में। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे FW टेलर ने अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखो, इन्होंने हमें जो थे कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ एक टेक्निक्स दी थी। टेक्निक्स की बात भी आगे करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने हमें दिए हैं। तो इन टोटल हमें 4 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। हेनरी फ्योल की तरह 14 प्रिंसिपल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हमें जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या है हमारे 4 प्रिंसिपल्स? पहला आएगा आपके पास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा
आपके पास आएगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा आपके पास आएगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ प्रिंसिपल जो आपके पास आएगा उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इन चारों का क्या मतलब है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नाम पढ़ के एक एक करके चारों को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से। सबसे पहले ये समझ, साइंस का मतलब तो हमें पता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले समझना है कि भैया ये रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है। तो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, रिलाइंग ऑन पर्सनल जजमेंट्स। आपको कोई भी काम करना है, आपको हर काम के लिए आप अपने पर्सनल जजमेंट का यूज करते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी ए से खरीदूं या कंपनी बी से सामान खरीदूं, कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो चलो ए से खरीद लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे नहीं करना काम, आपको करना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। ऐसा हमें किसने बोला है, एफडब्ल्यू टेलर ने। सबसे पहले रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है कि आप अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे काम करते हो। इसका मतलब है कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, आप क्या कर रहे हो, पर्सनल जजमेंट का यूज करो, एंड आप क्या कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर का अप्रोच का यूज कर रहे हो कि आपने देखा कि यार एक बार कंपनी ए से खरीद के देख लेते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार कंपनी बी से खरीद लेंगे। तो ट्रायल एंड एरर का आप यूज करते हो, अपनी पर्सनल जजमेंट का आप यूज करते हो। तो टेलर ने क्या बोला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, रूल ऑफ थंब नहीं यूज करना, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं करना। तुम्हें करना क्या है, टेलर बिलीव्ड दैट ईच जॉब, हर काम शुड बी डन बाय ओनली वन बेस्ट मेथड। उसने क्या बोला, ऐसे नहीं करना कि ए अच्छी लगी या बी अच्छी लगी देख लेंगे, ऐसे नहीं करना। हर काम के लिए एक बेस्ट मेथड हमारे पास होता है, हर काम के लिए एक बेस्ट मेथड हमें मिलेगा। जो कैसे हमें मिलेगा, बाय साइंटिफिकली स्टडिंग एंड एनालिसिस। हर काम को अच्छे से साइंटिफिकली स्टडी करो, साइंटिफिकली एनालिसिस करो। साइंटिफिक स्टडी मतलब हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, हर पार्ट को अलग अलग से पढ़ो, अलग अलग से स्टडी करो, एनालिसिस करो, ठीक है जी। तो उसी बेस्ट मेथड से ही सारे काम करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे काम को जो है एक उसका बेस्ट मेथड ढूंढना है कि कैसे इसका बेस्ट मेथड है काम को करने का, और फिर उसी मेथड की मदद से काम करना है, अपने जो है रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास एडवांटेज, अब यहाँ पर अगली चीज यहाँ पर आती है कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी वो कम कॉस्ट में ज्यादा काम करेंगे। एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कम टाइम में ज्यादा जो है वो सामान प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगली चीज मेरे पास आएगी रिड्यूस्ड टाइम, कम टाइम वो लेंगे। रिड्यूस्ड एनर्जी, उनकी ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी काम करने के लिए। एंड मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल है वो भी कम यूज करना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला रूल ऑफ थंब, हमें यूज नहीं करना, बल्कि क्या हमें यूज करना है, साइंटिफिक मेथड, साइंस का यूज करना है कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला मेरे पास आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब एकता में एक साथ मिलजुल के काम करना है। लड़ झगड़ के किसका फायदा हुआ है यार, आज तक कितनी भी तुमने लड़ाइयां देखी, देशों के बीच में लड़ाइयां होती है, किसी का कुछ नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं बनता। तो लड़ाई नहीं करनी, रल मिल के रहना है, साथ में मिलजुल के रहना है। तो टेलर ने क्या बोला, ट्रू इंटरेस्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स आर द सेम। कहता मैनेजमेंट का और वर्कर का इंटरेस्ट सेम है, दोनों को यही चाहिए कि कंपनी को प्रॉफिट मिले, कंपनी इंप्रूव हो। कंफ्लिक्ट विल हेल्प नन, लड़ाई किसी की भी मदद नहीं करेगी। सो देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द टू। कौन टू, द मैनेजमेंट वर्कर्स। तो जब लड़ाई किसी की हेल्प कर नहीं सकती, लड़ाई से किसी का भला हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड शेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट को कंपनी के प्रॉफिट्स में भी वर्कर्स को हिस्सा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ सारा अपने घर ले जाए। एंड एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स शुड वर्क हार्ड फॉर द कंपनी, उनको भी पूरा दिल लगा के, जी जान लगा के कंपनी के लिए काम करना चाहिए ताकि कंपनी को प्रॉफिट्स हो सके। एंड एग्जाम्पल क्या है इसमें, हमारे पास जापानीज वर्क कल्चर। तो जापान का जो वर्क कल्चर है इसके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि जापान की जो कंपनीज है, उनकी कंपनीज में एम्प्लॉइज के बीच में और मैनेजर्स के बीच में बहुत अच्छा खासा जो है मिलजुल हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छी हार्मनी उनके बीच में हमें देखने को मिलती है। विच इज वाई वहां की जो कंपनीज है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। स्पेसिफिकली उनका ऑटोमोबाइल्स का जो कंपनीज है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसका एक मेन रीजन क्या है कि वहां पे मैनेजमेंट वर्कर्स, इनके बीच में फुल ऑन हार्मनी होती है, कोई भी लड़ाई इनके बीच में नहीं होती, ठीक है जी। सिमिलरली अगला प्रिंसिपल भी मेरे पास सेम तरीके का है कि हमें कोऑपरेशन करनी है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। इंडिविजुअलिज्म मतलब मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या चाहिए, मेरा इंटरेस्ट। कोऑपरेशन मतलब
मिलजुल के सब कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो क्या बोलते हैं हमारे एफडब्ल्यू टेलर साहब, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है। किसने? लेबर ने और मैनेजमेंट ने। लेबर और मैनेजमेंट ने एक दूसरे के साथ कंप्लीट कोऑपरेशन करना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म, अपने पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करनी, कोऑपरेशन करना है। तो आपको क्या है, कंपटीशन करना है एक दूसरे के साथ? नहीं करना। कोऑपरेशन करना है, हाँ। कंपटीशन नहीं करना, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ हमें जो है करना है। तो क्या बोलते हैं हमें एफडब्ल्यू टेलर, दैट मैनेजमेंट शुड लिसन, मैनेजमेंट को सुनना चाहिए। अगर वर्कर्स हमें कोई भी किसी भी तरीके का सजेशन देते हैं तो मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने की, तुम तो यार लेबर हो, तुम्हें क्या पता, मुझे पता है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को सुनना चाहिए जब भी वर्कर्स कुछ सजेशन देते हैं, एंड वर्कर्स को अवॉर्ड भी करना चाहिए उनके दिए हुए सजेशंस के लिए। उसके बाद जो वर्कर्स हैं हमारे, वर्कर्स को भी अननेसेसरीली स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए। वर्कर्स को भी जो है कोई भी अनरीजनेबल डिमांड कंपनी से नहीं करनी चाहिए। तो क्या बोला गया है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज की सुननी चाहिए एंड मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज को अवार्ड भी देना चाहिए। एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉइज हैं उनको अननेसेसरी स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए एंड उनको अनरीजनेबल डिमांड्स कंपनी से, मैनेजमेंट से नहीं करना चाहिए। अगेन यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल आता है जापानीज वर्क कल्चर का, क्योंकि वहां पे अगेन बहुत अच्छी खासी कोऑपरेशन है सारी कंपनीज के बीच में, वहां पे इंडिविजुअलिज्म नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो क्या बोला गया है कि ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी एम्प्लॉई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज है कि उस हर एक एम्प्लॉय की हम डेवलपमेंट करें, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हम डेवलपमेंट करें उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक, कि उसको उसका बेस्ट वर्जन हम बना दें, हमें उसकी डेवलपमेंट करनी है। कैसे कर सकते हैं हम डेवलपमेंट? ऑब्वियस सी बात है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर, ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। तो टेलर साहब हमें फिर से क्या बोलते हैं, दैट एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेने से पहले ही जब हम उनको सिलेक्शन कर रहे हैं तो उनकी सिलेक्शन भी हम कैसे करें, साइंटिफिकली करें। यानी कि अगेन सिलेक्शन की प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट को इन डेप्थ माइन्यूटली हम मॉनिटर करें, स्टडी करें, एनालाइज करें और अच्छे से उनकी जो है सिलेक्शन करें, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज को ही सिलेक्ट करें, ऐसे नहीं कि किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। देन उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद द वर्क असाइंड, जो भी काम हम अपने एम्प्लॉयज को असाइन करने वाले हैं, दैट वर्क मस्ट सूट देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले जब हमने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, साइंटिफिकली मेथड से साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी काम हम उनको देंगे वो उनकी फिजिकल, मेंटल एंड उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के साथ मैच करना चाहिए। यानी कि अगर कोई फिजिकली फिट है तो उसको हम फिजिकल काम दे सकते हैं, अगर कोई मेंटली और इंटेलेक्चुअली ज्यादा तेज है तो हम उनको ऑफिस वर्क दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देन हमें उनको उनके मतलब का काम देना चाहिए। उसके बाद दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले जब एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करोगे, साइंटिफिकली। सिलेक्ट करने के बाद काम कौन सा देना है, जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे। जो फिजिकली फिट है तो उसको फिजिकल काम दे दो, जो मेंटली अच्छा है उसको ऑफिस का काम दे दो, कुछ कंप्यूटर का काम दे दो। एंड उसके बाद हमें उनको काम देने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगेन अगर कोई फिट है तो उसको जो है फिजिकल काम दो और फिजिकली हमें उसको जो है ट्रेनिंग भी देनी है। अब इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड द वर्कर, कि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे हमारी कंपनी का भी भला है और वर्कर का भी, दोनों का ही भला है। इसके साथ ही हमारे चारों प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं जो हमें एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। प्रिंसिपल यहाँ पर हमें ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें सबके साथ कोऑपरेशन करनी है, कोऑर्डिनेशन करनी है। उससे पहले क्या पढ़ा कि हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। एंड उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करना, हमें साइंस को यूज करना है हर एक काम करने के लिए। ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल्स जो हमें किसने दिए, एफडब्ल्यू टेलर ने दिए। अब बात करते हैं टेक्निक्स।
अब 4 प्रिंसिपल्स देने के बाद हमें एफडब्ल्यू टेलर जी ने क्या किया है, टोटल 7 टेक्निक्स भी दी हैं कि किस तरीके से आप उन चारों प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि एफडब्ल्यू टेलर ने ना हमें जो भी टेक्निक्स, जो भी प्रिंसिपल, जो कुछ दिया है वो सारा किसके लेवल पे दिया है, फैक्ट्री लेवल पे, कि अगर आप फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे हो, फैक्ट्री लेवल पे जो लोग लेबर है, वर्कर्स है, उनको जब हम जो है ध्यान रखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, फैक्ट्री लेवल पे वर्कर्स की मैनेजमेंट के लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं और उन्होंने टेक्निक्स दी हैं। वेयर जो हमारे हेनरी फ्योल थे, उनकी जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो फैक्ट्री लेवल से ज्यादा थोड़े ऑफिस लेवल के ज्यादा थे, कि ऑफिस में हम जो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो हमारी मैनेजमेंट होती है उस लेवल के लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे। पर जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर है, इन्होंने फैक्ट्री लेवल पे वर्कर्स को कैसे मैनेज करना है, वर्कर्स से कैसे काम कराना है, इसके लिए इन्होंने हमें ये प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये टेक्निक्स हमें इन्होंने इसलिए दी हैं। तो फैक्ट्री लेवल पे वर्कर्स से काम करवाने के लिए इन टोटल 7 टेक्निक्स हमें एफडब्ल्यू टेलर ने दी है। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, फिर मेथड स्टडी, इमोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, 4 तरीके की स्टडीज है। और फिर है मेरे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक एक करके सबको समझते हैं। पहले मेरे पास आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। सबसे पहले समझना पड़ेगा इसमें कि भैया जी ये फोरमैनशिप क्या होता है, फोरमैन का मतलब क्या है। तो देखो फोरमैन का क्या मतलब होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट हु वर्क्स विद द लेबर। तो देखो हमने ना चैप्टर 1 में पढ़ा था 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले मेरी मैनेजमेंट होती है टॉप लेवल। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होती है, टॉप लेवल। टॉप लेवल के नीचे मेरे पास क्या होती है, मेरी मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल से नीचे मेरे पास क्या होती है, लोअर लेवल। अब देखो टॉप लेवल पे कौन आ गए, सीईओ वगैरह आ गया, मिडिल लेवल पे आ गए हमारे ब्रांच मैनेजर्स आ गए, लोअर लेवल पे क्या आ गए, हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ गए। अब इस लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंडर भी एक और लोग होते हैं, वो कौन होती है, लेबर, जो एक्चुअल वर्कफोर्स होती है, जो एक्चुअल में फैक्ट्रीज में जाके काम कर रही है। अब ये जो लेबर है, इस लेबर से काम कौन करवा रहा है, जो इनके जस्ट ऊपर है। कौन है इनके जस्ट ऊपर, लोअर लेवल के लोग। अब ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है जो मेरे लेबर से काम करवाती है, इसी लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोरमैन बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल जो है, ये टेक्निक जो है हमें टेलर ने किस लिए दी है, कि ये जो फोरमैन लोग हैं, ये जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो सारा दिन हमारी फैक्ट्रीज में लेबर के साथ काम करते हैं, लेबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनके लिए ये टेक्निक दी है कि हमें फोरमैन जो है वो कितने रिक्रूट करने चाहिए, किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रिक्रूट करने चाहिए, कौन से पर्टिकुलर फोरमैन की हमें जरूरत है। यानी कि एक फैक्ट्री में लेबर से काम करवाने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हमें किन किन लोगों की जरूरत है, ये हमें बताते हैं हमारे एफडब्ल्यू टेलर। सो टेलर ने क्या बोला, टेलर बिलीव कि एक सिंगल पर्सन जो है ना उसमें सारी गुड क्वालिटीज नहीं हो सकती। टेलर क्या बोलता था कि अगर आपको फैक्ट्री में लेबर से काम करवाना है तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, हर एक फोरमैन में, हर एक लोअर लेवल मैनेजर में। अब टेलर बोलते कि इतनी सारी क्वालिटीज एक बंदे के अंदर तो हो नहीं सकते, कोई फिजिकली अच्छा है तो कोई मेंटली अच्छा है। तो इसलिए टेलर जी ने हमारे क्या किया, उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का प्रोसेस जो है वो लेकर आए, जिसके अंडर उन्होंने पूरे के पूरे 8 लोग बताए हैं कि पूरे के पूरे 8 लोग होने चाहिए जो फैक्ट्री में लेबर से काम करवा सके। एंड इन 8 लोगों को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, 4-4 के 2 पार्ट्स बनाए, एक बनाया प्लानिंग वाला और 4 बनाए हमारे एग्जीक्यूशन के लेवल पे। तो इन्होंने क्या बोला, नंबर 1 जो फोरमैन है, जो लोअर लेवल पे लोग हैं जो लेबर से काम करवाएंगे, वो 8 होने चाहिए, जिनमें से प्लानिंग वाले 4 अलग होने चाहिए, जो जिनका काम है ऑफिस में बैठ के प्लान करना कि लेबर से कैसे काम करवाना है। और 4 होंगे मेरे एग्जीक्यूशन लेवल पे, जिनका काम होगा एक्चुअल में फैक्ट्री पे जाके, फ्लोर पे जाके लेबर से काम करवाना। तो 4 प्लानिंग वाले, 4 एग्जीक्यूशन वाले, टोटल 8 फोरमैन इन्होंने बताया, जिन 8 के 8 को हम एक एक करके समझते हैं। तो 8 हमारे फोरमैन हो सकते हैं फैक्ट्री मैनेजर के अंडर, 8 होंगे लोअर लेवल पे, 4 होंगे मेरे प्लानिंग के सिस्टम में, प्लानिंग इंचार्ज, और 4 होंगे मेरे प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर, प्रोडक्शन के सिस्टम में, यानी कि एग्जीक्यूशन के स्टेज पे 4 होंगे। ठीक है जी। अब प्लानिंग में कौन से 4 है, सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर आएगा रूट क्लर्क, फिर आएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और फिर आएगा डिसिप्लिनेरियन। अब इन 8 के 8 फोरमैन को, अरे पहले तो सुनने में लगता है अरे 8 इतने सारे कैसे याद करेंगे, इतना कैसे करेंगे।
बहुत आसान है, इनके नाम याद कर लो, इनके नाम से आठों का मतलब आप समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका क्या मतलब है? वो पर्सन जिसका काम है लेबर को सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस देना कि तुम्हें मशीन कैसे चलानी है, तुम्हें काम कैसे करना है, सारा इंस्ट्रक्शन देना इनका काम है। दूसरा रूट क्लर्क, रूट क्लर्क क्या करेगा? एम्प्लॉइज को बताएगा, लेबर को बताएगा आपका पर्टिकुलर रूट क्या है। रूट क्या होता है? रास्ता, कि यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वो पूरा रास्ता जो बताएगा। क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत बड़ी होती है और फैक्ट्रीज में जो काम हो रहा होता है कई स्टेप्स में हो रहा होता है, कई पार्ट्स में हो रहा होता है, कई लंबे लंबे प्रोसेसेस होते हैं। तो लेबर को बताना पड़ता है कि कब कैसे कौन सा काम करना है, कब कैसा क्या रूट आपको फॉलो करना है। तो रूट क्लर्क उनको पूरे का पूरा रूट बताएगा। फिर आ गया जी मेरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसका काम क्या है? दो काम है। टाइम का ध्यान रखना कि अगर हमने बोला है कि 1 घंटे में जो है 3 यूनिट बन जाने चाहिए, तो क्या 1 घंटे में 3 यूनिट बन रहे हैं? हमें वो देखना है, टाइम का ध्यान रखना है कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है। और फिर कॉस्ट का ध्यान रखना है। अगर मैं बोलती हूँ 100 रुपए के रॉ मटेरियल के साथ 3 यूनिट बनने चाहिए, तो क्या 100 रुपए के रॉ मटेरियल में 3 यूनिट बन रहे हैं? कॉस्ट का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अगला मेरे पास लास्ट क्या आता है? डिसिप्लिनेरियन। अगेन नाम से ही समझ आता है डिसिप्लिनेरियन का क्या मतलब होगा? वो पर्सन जिसका क्या काम है? डिसिप्लिन मेंटेन करने का जिसका काम है, उसको हम क्या बोलेंगे जी? डिसिप्लिनेरियन बोलेंगे। उसका क्या काम होगा? हमारी फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करने का कि लेबर और सब लोग अपना काम अच्छे से करे, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है जी, ये हो गई चारों प्लानिंग। इन्होंने प्लान करा कि रूट क्या होगा, इन्होंने प्लान करा कि हमारा कितने टाइम में कितनी कॉस्ट में क्या काम करना है, और इन्होंने प्लान करा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है हमारी लेबर को देनी है। अब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास दूसरी टीम है जो एक्चुअल में ये सारी चीजें उनसे लेबर से करवाएगी। इन्होंने बोला कि 1 घंटे में 3 यूनिट बनने चाहिए और 3 यूनिट 100 रुपए में बनने चाहिए। और इन्होंने क्या किया? एग्जीक्यूशन वाले लोगों ने क्या किया? स्पीड बॉस देखेगा कि क्या सब लोग सही स्पीड पे काम कर रहे हैं। अगर स्पीड थी कि 1 घंटे में 3 यूनिट बनेंगे, तो क्या सही स्पीड पे काम चल रहा है? स्पीड बताई किसने? 1 घंटे में 3 यूनिट बनेंगे, कौन बता रहा है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उस स्पीड का ध्यान कौन रख रहा है? स्पीड बॉस। सिमिलरली हमारा आएगा गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या ध्यान रखेगा कि जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए एंड सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। कुछ खत्म हो गया तो उसका ध्यान उसको रखना पड़ेगा कि सब कुछ जो भी खत्म हुआ है उसको दोबारा से हम रिप्लेनिश कर दे, दोबारा से हम उसको उसकी जगह पे ला करके रख दे, दोबारा खरीद ले। तो इसका ध्यान, इसका काम क्या होता है? सारे टूल्स का, सारी मशीन्स का, हर चीज का, रॉ मटेरियल का, हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है इसको कि सब चीज सही क्वांटिटी में, सही जगह पे, सही टाइम पे है या नहीं। फिर आता है मेरे पास रिपेयर बॉस। तो ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें खराब होती है, बहुत सारी चीजों की रिपेयर भी करनी होती है। तो रिपेयर बॉस क्या करता है? ये ध्यान रखता है कि सारी चीजों की रिपेयर हो रही है। ठीक है, लास्ट मेरे पास क्या आएगा जी? मेरा इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसिप्लिनेरियन की तरह ही है कि डिसिप्लिनेरियन आपको क्या बताएगा? सारे रूल्स बताएगा कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, उस सब का ध्यान कौन रखेगा? इंस्पेक्टर रखेगा। तो हमने क्या बोला कि हमारी लेबर को फैक्ट्री में काम करवाने के लिए टोटल 8 लोग चाहिए। 8 में से 4 लोग बैठ के प्लान करेंगे और 4 लोग उन प्लान्स के अकॉर्डिंग उन प्लान्स पे काम करेंगे और उन प्लान्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करवाने का काम करेंगे लेबर से। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सारे इंस्ट्रक्शन बताएगा, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कौन करवाएंगे? एग्जीक्यूशन वाले लोग, प्रोडक्शन वाले लोग। स्पीड बॉस स्पीड का ध्यान रखेगा, स्पीड बताएगा कौन? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा। रूट क्लर्क बताएगा क्या रास्ता पूरा फॉलो करना है हमारी लेबर को। डिसिप्लिनेरियन बताएगा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो होने चाहिए फैक्ट्री में। गैंग बॉस बताएगा कि सारी चीजें उसकी जगह पे होनी चाहिए, ये सब चीज का ध्यान रखेगा। रिपेयर बॉस हर चीज की रिपेयर का ध्यान रखेगा और इंस्पेक्टर क्या ध्यान रखेगा कि किसी की लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कुछ उलट पुलट फैक्ट्री में ना हो जाए। तो ये हो गए हमारे 8 तरीके के फोरमैन जो टेलर ने हमें बताए अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। अगली चीज मेरे पास क्या आती है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जो है हमारी टेक्निक नंबर 2। तो इसके अंडर 2 चीजें बोली गई है। पहली बोली गई है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरी बोली गई है सिंप्लीफिकेशन। एक एक करके दोनों को हम समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि हमने क्या बोला था? हर काम के लिए
एक हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हर पार्ट के लिए हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल हमें खरीदना है, इससे बुरा नहीं खरीदना, ठीक है, इससे अच्छा चाहे हो, इससे बुरा नहीं होना चाहिए। अगर इससे बुरे स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो किस स्टैंडर्ड की मशीन खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी की मशीन खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी, किस क्वालिटी की मशीन खरीद रहे हैं, अगर उससे बुरी क्वालिटी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दो, हमें वो नहीं खरीदनी है। सिमिलरली जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है तो हमें पर्टिकुलर एक स्टैंडर्डाइज्ड एक सेट क्वालिटी का प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर उससे बुरी क्वालिटी का प्रोसेस है तो हम वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि हम हर चीज का ना एक क्वालिटी चेक करेंगे, सब चीज के लिए हमें क्वालिटी बता देंगे कि अगर इससे बुरी क्वालिटी की चीज है तो वो हम हमारी फैक्ट्री में सीधा रिजेक्ट कर देंगे, वो हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। होता क्या है इससे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रिड्यूस द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि इससे हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को नहीं रख रहे। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पर्टिकुलर कपड़ा बनाया, अब देखो उस पर्टिकुलर कपड़े के 4 अलग डिजाइन हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर कपड़े के 5 अलग कलर हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर कपड़े के 6 अलग जो है साइज हो सकते हैं। अगर मैं एक ही कपड़े के एक ही चीज के 4 डिजाइन, 5 कलर और 6 साइज रखूंगी, अब मुझे इन्वेंट्री भी तो बहुत सारी रखनी पड़ेगी ना, एटलीस्ट 10-10 चीज, एटलीस्ट 10-10 पीस तो हर साइज के, हर कलर के, हर डिजाइन के होने चाहिए। अब देखो एक ही पर्टिकुलर कपड़े के मुझे कितनी सारे आइटम्स इन्वेंट्री में रखनी पड़ेंगे, वो खराब हो जाएगा, इतना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं किया जा सकता, इतना पैसा नहीं होता कि इतनी इन्वेंट्री हम मेंटेन करके रखें। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हर कपड़े का जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजाइन होना चाहिए, हर कपड़े का 2 कलर होने चाहिए सिर्फ हर कपड़े के, और 3 साइज होने चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये क्या हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो हमें बहुत कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी इस हिसाब से, अगर हम ज्यादा करते तो इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ती, इस केस में हमारी इन्वेंट्री बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करने हैं हमें, एंड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, इंसान, लेबर, एम्प्लॉइज की उनके परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना है कि अगर आप एक दिन के 3 यूनिट नहीं बना रहे, एक दिन के 5 यूनिट नहीं बना रहे, तो हम आपको जो है निकाल देंगे, आपसे हम काम नहीं कराएंगे। ये स्टैंडर्ड है कि बेसिक मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। सिमिलरली मशीन जो है एटलीस्ट इस पर्टिकुलर क्वालिटी की तो होनी चाहिए, वरना हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेट करने हैं। सिमिलरली मेरे पास आता है सिंप्लीफिकेशन, इसका क्या मतलब है, इट मींस एलिमिनेटिंग, हटाना, किसको हटाना, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हमें एलिमिनेट करना है। क्यों करना है, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, जो मैंने यहाँ बताया कि बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे कलर, बहुत सारे साइज, वो नहीं रखने। क्यों नहीं रखने, टू सेव कॉस्ट, अपनी कॉस्ट ऑफ लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, मशीन की कॉस्ट कम हो जाएगी, टूल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, हर चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी। इट इंप्लाइज reduced inventories and fuller utilization of resources, equipments and increased turnover। इससे क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज हम कर पाएंगे और हमारी टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी सेट करना हर काम के लिए, हर चीज के लिए। एंड सिंप्लीफिकेशन मतलब अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को कम कर देना ताकि हमारी लिमिटेड इन्वेंट्री हो, लिमिटेड कॉस्ट हो एंड हायर प्रोडक्टिविटी, हायर टर्नओवर हमें मिल सके, ठीक है जी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगली टेक्निक पे, जो टेक्निक हमारी क्या है, मेथड स्टडी की टेक्निक है। अब देखो मेथड स्टडी का टेक्निक मुझे क्या बोलता है, दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग अ जॉब। कहते हैं एक ही सिंगल छोटा सा काम करने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब मेथड स्टडी क्या करती है, मेथड स्टडी फाइंड्स आउट वन बेस्ट मेथड। मेथड स्टडी क्या करती है, हर चीज को करने का एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करती है ऑफ डूइंग द जॉब, हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड, हमारी जो मेथड स्टडी है वो फाइंड आउट करती है। इट अप्लाइज टू एवरी एक्टिविटी राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर। क्या बोला गया, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम के ऊपर मेरी मेथड स्टडी लागू होती है, फिर चाहे वो मेरा रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर कस्टमर को प्रोडक्ट फाइनल डिलीवर करने तक, हर छोटे बड़े काम के ऊपर मेथड स्टडी लागू होगी। हर काम को हम देखेंगे कि इस काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है और उसी बेस्ट मेथड से हम जो है काम करेंगे और कोई मेथड से कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर इन फोर्ड मोटर्स, कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेलर था उसने क्या किया था, फोर्ड मोटर में असेंबली लाइन प्रोडक्शन करी थी, यानी कि उसने क्या किया था, जो कार्स थी, कार्स को बैचेस में प्रोड्यूस करना शुरू किया था, कि पहले गाड़ियों का एक पार्ट बनेगा, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, एंड लास्ट में हर पार्ट को इकट्ठा करके असेंबल करके हम जोड़ देंगे। इससे क्या हुआ था, एक प्रॉपर मेथड बन गया था प्रोडक्शन करने का, बैच में बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठी प्रोड्यूस होने लग गई थी। इतना अच्छा मेथड था ये कि धीरे धीरे करते करते पूरी दुनिया में हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने असेंबली लाइन प्रोडक्शन को जो है अडॉप्ट कर लिया था। इससे बहुत हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी हमारे पास क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ताकि बेस्ट मेथड जब यूज करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी ऑफ द प्रोडक्शन, एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी, क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना, एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी मैक्सिमाइज करना। कॉस्ट कम करना, क्वालिटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा, इफेक्टिवनेस ज्यादा, एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा। ठीक है जी, ये हो गए मेथड स्टडी। सिमिलरली अगला मेरे पास आएगा मोशन स्टडी, जिसका क्या मतलब है, मोशन मतलब मूवमेंट। हमारे एम्प्लॉयज जो भी मूवमेंट करते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन, हमारे एम्प्लॉयज जितनी भी मूवमेंट करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर मूवमेंट को स्टडी करना एंड देखना कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, विच आर डन ड्यूरिंग अ जॉब। जो भी मूवमेंट एम्प्लॉयज करते हैं ड्यूरिंग अ जॉब, हर मूवमेंट को हमें एनालाइज करना, अननेसेसरी मूवमेंट्स आर एलिमिनेटेड, और फिर उनमें से जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलर ने क्या किया था, एक ब्रिक लेयरिंग के काम में 18 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे ले आया था वो मूवमेंट्स को। तो टेलर ने क्या किया था, बहुत अच्छे से मोशन को स्टडी किया कि एम्प्लॉयज जो हैं पूरा काम करने में क्या क्या मूवमेंट्स करते हैं, कितनी बार ऊपर नीचे क्या क्या मूवमेंट कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद अननेसेसरी मूवमेंट्स को माइनस एलिमिनेट करने के बाद टोटल मूवमेंट्स को 18 से 5 पर हम ले आए थे। जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम हमारा बचेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट बचेगी, एम्प्लॉइज थकेंगे नहीं, लेबर थकेगी नहीं, और बहुत जल्दी काम कर लेगी। तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम टेकन कम हो जाएगा और एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी लेबर की बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर थकेगी नहीं। फिर आता है मेरे पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलते हैं कि कितने टाइम में कौन सा काम हमें करना है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम। अगर मैं बहुत अच्छे से टाइम को स्टडी कर लूं तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये काम इतने टाइम में होगा ही होगा। इट डजेंट मैटर कि कोई एम्प्लॉय कौन है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले एम्प्लॉय ने इतना लगाया, दूसरे एम्प्लॉय ने इतना टाइम लगाया। मैं कह रही हूँ एक स्टैंडर्ड सेट है कि एक अगर तुम्हें यूनिट बनाना है तो तुम्हें 20 मिनट लगेंगे। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा एम्प्लॉय ए है, बी है, सी है, कौन सा है। एक स्टैंडर्ड टाइम है कि इतने टाइम में तो बन ही जाएगा नो मैटर व्हाट। तो हमें एक टाइम की स्टडी करनी है, कितने टाइम में हम एक यूनिट बनाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम हमें सेट करना है टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेजरिंग डिवाइसेस। तो आप बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस, स्टॉप वॉच वगैरह का यूज करके मेजर कर सकते हो कि कितने टाइम लगता है एक जॉब को, एक काम को करने में। ठीक है जी, क्यों करना है हमें ये, ताकि हम देख सके कितना टाइम लगता है कोई पर्टिकुलर जॉब को करने में। जब हमें ये पता चल गया कि इस काम को करने में टाइम कितना लगता है, तो मुझे ये भी पता चल सकता है कि कितने वर्कर मुझे चाहिए पूरा काम करवाने के लिए। ठीक है ना, मुझे ये भी पता चल सकता है कि मैं लेबर को इन टोटल मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने दिनों में ये काम खत्म होगा पूरा। ठीक है, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कौन सा एम्प्लॉय टाइम में काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा टाइम लेके काम कर रहा है। तो मैं एम्प्लॉयज को उस हिसाब से इंसेंटिव स्कीम दे सकती हूँ, उस हिसाब से मैं उनको अवार्ड दे सकती हूँ। अगर किसी एम्प्लॉय ने स्टैंडर्ड से कम टाइम में काम किया, मैं उसको ज्यादा पैसा दूंगी, किसी ने ज्यादा टाइम लिया तो उसको कम पैसा दूंगी। तो एम्प्लॉयज कितने रखने हैं, उनको क्या पैसा देना है, और एम्प्लॉयज को कब अवार्ड देना है, ये सब मैं पता कर सकती हूँ अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, अगली चीज मेरे पास आती है फॉर एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर मैं ये पता कर लूं, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज डिटरमाइंड दैट टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 20 मिनट्स। अगर मैं ये पता कर लूं कि एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट लगते हैं, तो मुझे ये पता है कि एक घंटे में 3 यूनिट बनेंगे। अगर दिन में 7 घंटे काम करते तो 7 into 3 21 यूनिट्स एक दिन में बनेंगे। तो जिस एम्प्लॉय ने एक दिन में 21 यूनिट्स बनाए, मैं उस एम्प्लॉय को अवार्ड दे सकती हूँ। एंड जिस एम्प्लॉय ने एक दिन में 21 यूनिट्स नहीं बनाए, मैं उस एम्प्लॉय को कम पैसे दे सकती हूँ। तो टाइम स्टडी की मदद से मुझे ये सारी चीजें पता चल सकती हैं। ठीक है जी,
चलो इसके बाद अगली चीज मेरे पास क्या आती है, फटीग स्टडी। फटीग मतलब थकान। अब एम्प्लॉइज जब लेबर काम करती है और स्पेशली जब फिजिकल काम करते हैं बहुत थक जाते हैं ना, तो मुझे उनकी फटीग की स्टडी करनी पड़ती है। तो फटीग स्टडी में क्या बोला है, इट डिटरमाइंस अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क, कि टोटल कितना टाइम हमारे एम्प्लॉइज लेते हैं किसी काम को करने में, कितना उनको टाइम लग रहा है, एंड उस टाइम में कब कब मुझे उनको रेस्ट देनी चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ मेरी लेबर को मुझे 8 आवर्स की शिफ्ट है, इट डजेंट मीन कि वो 8 घंटे बिना रेस्ट के, बिना लंच ब्रेक के, बिना किसी भी ब्रेक के काम करते रहेंगे। ऐसे अगर काम किया, 1 दिन 2 दिन काम करेंगे, फिर एम्प्लॉइज थक जाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। एंड इवन इफ वो लगातार 1 दिन काम करेंगे भी 8 घंटे, उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो थक जाएंगे। उनको बीच में वाटर ब्रेक चाहिए, लंच ब्रेक चाहिए, गॉसिप ब्रेक चाहिए, तो हमें उनको बीच में ब्रेक देनी पड़ेगी, उनको रेस्ट इंटरवल हमें बीच में देना पड़ेगा। अब कितने टाइम बाद दिया जाए, लेबर तो बोलेगी हर आधे घंटे में मुझे ब्रेक चाहिए, हर आधे घंटे में भी नहीं दे सकते, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कब मुझे देना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि कितना फिजिकल एक्टिविटी हम लेबर से करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना पड़ेगा, साइंटिफिकली देखना पड़ेगा कि अमाउंट, कितनी देर की ब्रेक देनी है और कितनी बार मुझे उनको ब्रेक देनी है, रेस्ट इंटरवल देना है ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर शिफ्ट, एक काम को कंप्लीट करते वक्त। क्यों करना है, इससे एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी, ठीक है जी। अगेन फॉर एग्जांपल, इफ द वर्क इन्वॉल्व्स हेवी मैनुअल लेबर, अगर हमारे काम में बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर लगती है, तो हम जो है बीच बीच में छोटे छोटे पॉज दे सकते हैं, जैसे कि हर 1 घंटे बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगी। तो उससे क्या होगा, हर 1 घंटे बाद मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एनर्जी वापस से रिचार्ज हो जाएगी, वो वापस से तैयार हो जाएंगे फुल एफिशिएंसी, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ काम करने के लिए, ठीक है जी। इज गिवन टू द वर्कर टू रिचार्ज देयर एनर्जी लेवल फॉर ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन, तो इससे उनका एनर्जी लेवल चार्ज हो जाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है जी। इसी के साथ मेरा लास्ट टेक्निक आता है विच इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब देखो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता क्या है, पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये बोलता है कि आपके पास कुछ ऐसे वर्कर होंगे जो इनकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, कुछ वर्कर ऐसे होंगे जिनकी बहुत हाई एफिशिएंसी होगी, और कुछ वर्कर ऐसे होंगे जिनकी एफिशिएंसी बहुत लो होगी, जो अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं करते होंगे, मे बी या तो वो वीक है या फिर वो आलस करते हैं। तो अगर मैं हाई एफिशिएंसी वाले और लो एफिशिएंसी वाले वर्कर को सेम पैसा दूंगी तो ऑब्वियसली सही नहीं है ना। ये वाले जो वर्कर्स हैं इनको अच्छा नहीं लगेगा, यार मैंने इतना काम किया, उसने कुछ नहीं काम किया, फिर भी हम दोनों को सेम पैसे मिल रहे हैं। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या बोला गया कि आप ना मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सारी स्टडी करके ये पता करो कि एक दिन में कितने टाइम में कितने यूनिट हम बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सारी स्टडी करके ये पता किया कि हमें जो है एक दिन में एटलीस्ट मिनिमम 20 यूनिट्स तो बनाने ही चाहिए, अगर आपने ये पता कर लिया कि आपके एम्प्लॉइज को एक दिन में 20 यूनिट बनाने चाहिए, तो आप उनको एक टारगेट दोगे कि देखो अगर तुमने 20 या 20 से ज्यादा अगर तुमने यूनिट्स बनाए तो मैं तुम्हें हायर पैसे दूंगा पर यूनिट, और अगर तुमने उससे कम यूनिट बनाए तो मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ए हायर एफिशिएंसी वाला था, उसने एक दिन में 25 यूनिट बनाए, तो आपने बोला कि अगर आप 20 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो मैं पर यूनिट हर यूनिट का आपको जो है 10 रुपए पेमेंट करूंगा। अगर आपने जो है 20 से ज्यादा यूनिट बनाए तो मैं हर यूनिट का आपको 10 रुपए पेमेंट करूंगा। तो इसके लिए टोटल कितने पैसे हो गए, 250 रुपीज इसने टोटल एक दिन में कमा लिए। और जो इधर मेरा बी वाला एम्प्लॉय था, जो मेरा बी एम्प्लॉय था, वो थोड़ा सा आलसी एम्प्लॉय था, वो इतने जल्दी जो है काम करता नहीं था, उसने एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिट बनाए, उसने टोटल 20 यूनिट नहीं वो बना पाया, तो उसने 15 यूनिट बनाए। तो अब आप उसको कितना पेमेंट करोगे, आपने बोला कि अगर 20 से कम पैसा यूनिट बनाए एक दिन में, अगर 20 से कम यूनिट बनाए एक दिन में, तो मैं तुम्हें पर यूनिट सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए पे करूंगा। तो आपने क्या बोला कि अगर आपने 20 से ज्यादा यूनिट बनाए पर यूनिट में 10 रुपए पे करूंगा। तो 25 इसने बनाए थे, 25 इंटू 10 250 आप इसको पे करोगे। ऑन द अदर हैंड बी जिसकी लो एफिशिएंसी थी, उसने सिर्फ 15 यूनिट बनाए, तो आपने क्या बोला कि अगर एक दिन में 20 से कम आप यूनिट बना रहे हो तो पर यूनिट में तुम्हें कितने पैसे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज में तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि बी ने कम यूनिट्स बनाए हैं 20 से, तो इसको 15 इंटू 8 इसको कितना दिया जाएगा, 120। सो हो क्या रहा है, जिसने ज्यादा यूनिट्स बनाए उसको हायर रेट पे पेमेंट हो रही है, जिसने कम यूनिट्स बनाए उसको कम रेट पे पेमेंट हो रही है। इसी को क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशियल डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। कितने पीसेस आपने बनाए उस बेसिस पे डिफरेंट वेजेस आपको दी जाएंगी। सो दिस वाज डेवलप्ड
टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग उनको करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया। The efficient workers were rewarded for better performance. जो efficient workers थे उनको better performance के लिए हमने better reward दिया। This encourages the workers to work efficiently. इससे क्या होगा, वर्कर्स को एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो एफिशिएंटली काम कर पाए बाय यूजिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करके एफिशिएंटली काम करे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आए, ज्यादा प्रोड्यूस करे सामान, सो दैट उनको ज्यादा वेजेस पर यूनिट मिल सके। तो इसके एक बहुत बड़ी एडवांटेज हमें क्या देखने को मिलती है कि जो हाई एफिशिएंसी वाले हमारे वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि यार हाँ, हमें ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि हमने जो है ज्यादा हम यूनिट्स बनाएंगे, तो वो ज्यादा पैसा कमाने की वजह से बहुत मोटिवेट होते हैं और वो ज्यादा यूनिट्स बना पाते हैं एज कंपेयर टू द लो एफिशिएंसी वर्कर्स। तो इसी के साथ हमारे एफडब्ल्यू टेलर के दिए हुए पूरे के पूरे 4 प्रिंसिपल्स एंड पूरे की पूरी 7 टेक्निक्स खत्म होती हैं। इसी के साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने करा था हेनरी फ्योल के दिए हुए सारे 14 प्रिंसिपल्स, उनका इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस और सब कुछ। आज के वीडियो में हमने कवर किया है हमारे एफडब्ल्यू टेलर के गिवन 4 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स को। ठीक है जी, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।